हाय गाइस, तो आज हम करेंगे ब्लॉक 5 DGC 3 का ये लास्ट ब्लॉक है। तो इसका यूनिट 1 है साइकोपैथोलॉजी। तो साइकोपैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस विच डील्स विद द एबनॉर्मल साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड हैव फोकस ऑन एबनॉर्मल बिहेवियर एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। सो साइकोपैथोलॉजी 2 वर्ड से बनाया है, साइको और पैथोलॉजी। तो साइको आपका हो गया जो भी आपका ह्यूमन माइंड से रिलेटेड है, और पैथोलॉजी हो गया कि आप उसको ट्रीट कैसे करोगे। फोकस इज ऑन एबनॉर्मल बिहेवियर एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोपैथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर, मेंटल डिस्ट्रेस और मालाडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है। सो जिसमें एबनॉर्मल बिहेवियर है वो 4 तरह का होता है, 4D होता है इसमें, डेवियंस, डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस एंड डेंजर। और एक इंसान को हम तभी बोलेंगे कि उसका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है अगर ऑल द 4 इफ दीज 4 आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स। ठीक है। सो अगर ये 4 अवेलेबल है एक इंसान के अंदर में, तभी हम बोलेंगे कि उस इंसान का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है। ठीक है। इसमें जो डेवियंस है इसका मतलब है इट इज़ अ बिहेवियर विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। ठीक है। सो इट इज़ अ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर विच इज़ अ डिसफंक्शनिंग बिहेवियर विच माइट कॉज डेंजर और डिस्ट्रेस टू अदर्स पर्सन और टू सेल्फ। ठीक है। सो ऐसा बिहेवियर आपका एबनॉर्मल बिहेवियर में काउंट होगा। नेक्स्ट इन्होंने नॉर्मल, नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मल को डिफाइन करा हुआ है। सो वो हमने 245 पेज नंबर पे करा हुआ है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि एक नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, एक एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। जो सोशली एक्सेप्टेबल है वो नॉर्मल बिहेवियर है जिसमें आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो और कल्चर और बाकी सारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ फॉलो कर रहे हो, वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है जिससे आप खुद को या किसी और को चोट पहुंचा सकते हो, वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर में काउंट होता है। ठीक है। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल डिसऑर्डर। सो क्लासिफिकेशन 2 तरह का करा है मेंटल डिसऑर्डर का, बाय APA एंड WHO। APA इज अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन एंड WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट इज ICD जो 10 चैप्टर FS का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ICD is International Classification of Disease, 10 chapter F is it is 10th revision and it is given by WHO, World Health Organization. Second is DSM 4th TR, it is Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th test revision by APA, American Psychiatric Association. ठीक है। सो 2 तरह के टेस्ट है, इसमें इस यूनिट में और को ज़्यादा बता नहीं रखा है। अपनी यूनिट ख़त्म, बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 2 इज़ एनजाइटी डिसऑर्डर। सो एनजाइटी डिसऑर्डर किसको बोलेंगे? जो आपका मेंटल डिसऑर्डर है वो, प्लस आपका जो इलनेस है विच इज़ रिलेटेड टू अ फियर और एनजाइटी रिस्पॉन्स विच becomes activated in a situation when it is not needed more strongly than needed. ठीक है। सो एनजाइटी मतलब एनजाइटी आपको एकदम से जब होने लग जाती है, पैनिक अटैक टाइप आता है आपको, जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है या फिर वहाँ पे उसकी ज़रूरत जितनी है उससे आप ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, ऐसी जगह पे आपको ये जो अगर होता है तो आपको एनजाइटी डिसऑर्डर होती है। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको फीवर आ गया 102 एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही, और आप शेक कर रहे हो, ट्रिमर कर रहे हो, आपका जो दांत से अपने नाखून काटने पर लगे हुए, उसका मतलब आपको काफ़ी एनजाइटी हो रही है आपके एग्जाम्स की। ठीक है। जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि एक स्टेबल बिहेवियर नहीं है। कितना तरह का होता है एनजाइटी डिसऑर्डर? सो इट इज़ पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है। सो पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है? इट इज़ द सडन अटैक ऑफ इंटेंस फियर, कि बिना किसी रीज़न के आपको अचानक से एकदम से डर लग जाता है। वो भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल किसी ने आपको भू करा और डर गए, आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। ठीक है। जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर इज कॉन्स्टेंट फीलिंग समथिंग ऑफुल विल हैपन। किसी को लगता है ना कि किसी की वाट लगने वाली है, किसी के लगने वाले हैं, मतलब वो तो ऐसा नहीं कि मजाक में, उसको ढंग से ही लगता रहता है। कुछ कैसे भी होता है कि यार आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा हंस लिया, तब तो मेरे साथ पक्का है कुछ ना कुछ बुरा होगा। ठीक है। सो इट इज़ जनरलाइज्ड एनजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज फोबिया। सो फोबिया इज़ फियर ऑफ एम्बैरसमेंट और ह्यूमिलेशन। सो फोबिया सिर्फ इतना ही नहीं होता, फोबिया काफ़ी बहुत सारी तरह का होता है। हर एक नाम अलग अलग नाम है फोबिया की। किसी चीज़ का फोबिया, किसी चीज़ का फोबिया। इवन अगर किसी को डक्स से काफ़ी डर लगता है, उस चीज़ का भी एक नाम है, डक से जिसको फोबिया होता है, फियर ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है। तो ये सब चीज़ें फोबिया में आती हैं। जैसे अगर कुछ लोग वाटर पार्क्स के अंदर में राइड नहीं कर सकते अंदर, ठीक है, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं। ठीक है। और कुछ जैसे अंधेरे कमरे में नहीं रह सकते हैं, या फिर कुछ को रेप्टाइल्स से एकदम डर लगता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इट इज़ OCD। ये इसका मतलब है कि आपको एक सर्टेन काम करने के लिए रेकरिंग थॉट्स या इम्पल्स एकदम से आपको सनक चढ़ती है कि आपको काम करना है। जैसे कि OCD मोस्टली जो लोगों को
चीज़ें जैसे कि जैसी रखनी है, उनको घर एकदम साफ़ अच्छा लगता है, मतलब वो हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा बारीकी से साफ़ करने की कोशिश करते हैं और उनको चीज़ें वैसे ही पसंद है जैसे उन्होंने लगाई हैं। अगर कोई उस चीज़ को हल्का सा भी इधर उधर करके जाता है तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ कि उनको उस चीज़ का बार बार थॉट आता रहता है, बार बार उनको इम्पल्स आता है, अंदर से इंस्टिंक्ट आता है कि उनको वो चीज़ करनी है, बार बार दोबारा दोबारा करनी है, ठीक है। एंड लास्ट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इट इज़ हाई एंजाइटी ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। सो आपके पास्ट में अगर ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे एकदम से आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आपका कभी एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर एकदम से आपने कुछ देख लिया हो ऐसा खतरनाक टाइप सा, जो उसके बाद आपको नींद नहीं आ पाई, काफ़ी टाइम तक आप उस चीज़ से गुजरे हुए और आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो अगर आप दोबारा से चीज़ देखते हैं फिर आपको उसका थॉट आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है। सो इट इज़ योर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर के? सो इट इज़ शॉर्टन ब्रेथ, मतलब सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, सडनली आपको स्वेट करते हो, नोजिया और डिस्पेसिया, और फीलिंग गिडी या शेलो या फेंट, मतलब आपको चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, डाइंग या फिर गोइंग क्रेजी, पैरास्थेरियस, क्या लिखा है मैंने, पैरास्थेरियास, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन जो होती है ना कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, हाथ पैर आपके फूलने लग जाते हैं, वो है। हॉट और कोल्ड फ्लैशेस, आपको ठंडी हवा या एकदम से गर्म हवा लगने लग जाती है, चिल्स, हॉट फ्लैशेस, चोकिंग फीलिंग, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट पाल्पिटेशन, ठीक है। सो आपका जो हार्ट रेट है काफ़ी बढ़ जाता है। सो ये आपके सिम्टम्स हैं अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है तो। सो व्हाट आर द टिप्स हैं? लर्न अबाउट पैनिक एंड इट्स सिम्टम्स। आप पैनिक के बारे में पढ़ो कि क्या होता है, और सिम्टम्स के बारे में पढ़ो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि इफ़ यू आर ओनली चोकिंग, इफ़ यू हैव ओनली चोकिंग फीलिंग, दैट डजंट मीन कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर। मे बी आपने कुछ ऐसा खाया जो आपके गले में अटक गया है, ठीक है। सो यू शुड एंड यू मस्ट लर्न अबाउट पैनिक एंड एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर एंड इट्स सिम्टम्स, एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड कैफीन, क्योंकि ये उस चीज़ को वर्सन, ये हर किसी डिसऑर्डर को वर्सन करते हैं, अच्छे खासे इंसान को ये तबाह कर देते हैं। लर्न हाउ टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करो, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर, सो इट इज़ GAD। सो GAD के सिम्टम्स क्या क्या हैं? 6 months वरी फॉर, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में 6 महीने से आप किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हो, सो इट इज़ जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर। 6 महीने ज़्यादा होते हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हेल्पलेस टू कंट्रोल कॉन्टीन्यूस वरीज, यू आर हेल्पलेस टू कंट्रोल कॉन्टीन्यूस वरीज, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, एंड यू नो यू वरी टू मच देन यू शुड, यू एंड यू कांट रिलैक्स, यू लैक कॉन्सेंट्रेशन, सिम्टम्स ऑफ फ्राइटेंड, स्लीप डिप्रिवेशन, फीलिंग टायर्ड फॉर नो रीज़न, स्वेटिंग एंड नोजिया, ठीक है। सो अगर आपको किसी चीज़ की चिंता है, किसी इंसान की चिंता है 6-7 महीने से, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और आप अभी तक वही सेम चीज़ कर रहे हो, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको खाई जा रही है अंदर से, और उन चीज़ों की वजह से आपको अचानक से आपको धक 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 होने लग जाती है, तो ये एक जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं। और इसमें आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप उस चीज़ के बारे में ना सोचो, क्योंकि आपके सोचने से उस चीज़ में कुछ फ़र्क नहीं होगा, बस आपका जो हेल्थ है उसको अफेक्ट होगा। सो अगर कभी भी ऐसा हो तो पहले तो क्या करो, आराम से बैठ जाओ, पानी पियो, उसके बाद अगर जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है, खाना खाना पसंद है खाना खाओ, मूवी देखना पसंद है मूवी देखो, दोस्त के साथ बाहर जाने का मन है बाहर जाओ, कोविड में नहीं जा सकते हो तो घर में बुला लो, नाइट पार्टी कर लो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर आपको अकेले रहना है तो आप अकेले रह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले रहो अपने कमरे में, लाइट्स बालो, मज़ा आता है। लास्ट इज़ फोबिया, सो नहीं लास्ट नहीं, CD, अभी तो बहुत बचा है। फोबिया में क्या होता है? अच्छा, वाओ, जो ये मैंने टाइप्स बताए ना यही मैं आपको समझा रही हूँ, वाओ मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। सो फोबिया इज़ स्पेसिफिक, 3 तरह का है, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया और अगोराफोबिया। सो स्पेसिफिक फोबिया इज़ और स्पेसिफिक पैटर्न या फिर स्पाइडर, एरोप्लेन एक्सेट्रा, ठीक है। कोई भी एक स्पेशल चीज़, मतलब कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है, उस चीज़ के फोबिया को आप स्पेसिफिक फोबिया कहते हो। देन वी हैव सोशल फोबिया, सो इट इज़ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये तो आजकल की जनरेशन को सभी को है, मोस्टली जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक हद तक होती है, मतलब कुछ लोग अवॉइड करते हैं, सो लोगों के आसपास रहना, कुछ लोगों को लोग ही नहीं पसंद होते हैं, ठीक है। फिर है अगोराफोबिया, जो जिनको लोग नहीं पसंद होते उनको इसलिए नहीं पसंद, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कुछ, बस ये होता है कि उनमें से कुछ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अच्छे नहीं रहे होते हैं, और मोस्टली जो लोग अगले पे जल्दी ट्रस्ट कर देते हैं, फिर लॉयल होते हैं,
तो उनका जब वो ट्रस्ट टूट जाता है, लॉयल्टी टूट जाती है, तो वो ट्राई करते हैं कि दोबारा कोई ऐसा ना करे। सो इसलिए अपने आसपास वो एक वॉल बिल्ड कर लेते हैं, जो कि अगर कोई अगला आ रहा है तो कोशिश वो ये करता है कि मतलब वो अवॉइड करते हैं कि ये वॉल वो नीचे करें, और अगले को ऐसा लगता है कि ये एटीट्यूड में या फिर ये अपने आप को सुपीरियर शो कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। मे बी कर रहा हो अगला कोई सुपीरियर शो, बट हमेशा ऐसा केस नहीं होता है, 1-2% ही होता है जिसमें ऐसा लगता है कि अकड़ा, बट ऐसा कहाँ लेके जाओगे अकड़ा इतना। खैर मैं बहक गई। अगोराफोबिया इज़ फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस या ब्राइट प्लेसेस, ठीक है। फिर मतलब एकदम से लाइट वाली पब्लिक प्लेस होती है, उसको अगोराफोबिया कहते हैं। ये तो सिर्फ 3 टाइप है, बहुत सारे टाइप होते हैं, उन्होंने पता नहीं 3 टाइप ही क्यों एक्सप्लेन करें, बट अगर आए तो आप लिख देना, 1-2 अपनी तरफ से भी लिख देना। बहुत तरीके के फोबियाज़ होते हैं यार। इसके सिम्टम्स भी क्या हैं? शॉर्ट ब्रेथ, स्वेटिंग, स्टमक डिस्ट्रेस, एक्सेलरेटेड हार्ट रेट, ट्रेम्बलिंग, फेंटेड, फियर ऑफ डाइंग, चोकिंग, नोजिया, नमनेस, हॉट कोल्ड फ्लैशेस, लूजिंग कंट्रोल, गोइंग क्रेजी, ठीक है। सो ये ना तुम ये सिर्फ ये भी हर एक में लिख के आ सकते हो, क्योंकि बेसिक एनजाइटी में यही सारी चीज़ें होती हैं। देन वी हैव ओसीडी, इट इज़ क्या है ये? फियर्स टाइप ओसीडी है, फियर ऑफ बीइंग कंटामिनेटेड बाय जर्म्स या डर्ट, ठीक है। अच्छा, ओसीडी में इन्होंने अलग अलग तरीके का टाइप बता रखे, जैसे मैंने एक एक्सप्लेन करा था ना कि हमको साफ सफाई रखनी होती है। सो फियर ऑफ बीइंग कंटामिनेटेड बाय डर्ट या जर्म्स में जिसमें आप हाथ ही धोते रहते हो, इसको ये ओसीडी होता है, ठीक है। फियर ऑफ कॉजिंग हार्म टू योरसेल्फ और अदर्स, सो यू रिपीटेडली चेक इफ समवन इज सेफ और नॉट, ठीक है, या फिर यू आर सेफ और नॉट। और या फिर फियर ऑफ एक्सेसिव फोकस ऑन रिलीजियस आइडियाज़, सो आप काफ़ी ज़्यादा प्रे करते रहते हैं एक्सेसिवली, ठीक है, कि मतलब उसे कुछ ना हो जाए तो ये वो रिलीजियस चीज़ों पे आपको काफ़ी भरोसा होता है। देन वी हैव एंजाइटी डिसऑर्डर। सो एंजाइटी डिसऑर्डर के कॉज क्या क्या होते हैं? लूजिंग बिलीफ इन वन सेल्फ, बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स, फियर, आइडियोसिंक्रेसी और केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन, ठीक है। सो लास्ट जो एंजाइटी डिसऑर्डर था उसके कॉजेज हैं। ये काफ़ी तरीके, मतलब हर चीज़ आप इसमें एक्सप्लेन करके आ सकते हो। ये बेसिकली मेन चीज़ ये सारी सेम है, मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर सेम ही है, उसके आगे जो नाम है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आना होगा, ठीक है। यूनिट 2 इज़ ओवर, बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। मूड डिसऑर्डर इज़ अ परसिस्टेंट इमोशनल स्टेट। 3 कैटेगरीज हैं मूड डिसऑर्डर की: यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर, बायपोलर मूड डिसऑर्डर एंड मूड डिसऑर्डर, ठीक है। सो पहले पढ़ते हैं यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होता है। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर में आप थके हुए रहते हो, होपलेस रहते हो, लेस एनर्जेटिक, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिफिकल्टी होती है सोसाइटी में, स्लीप डिप्रिवेशन, चेंज ऑफ साइकिल एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये आपका 2 तरह का होता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है इसमें पहला। इसके क्या सिम्टम्स हैं? एनर्जी लॉस, स्लीप डिप्रिवेशन, फैटीग, प्रेशर्ड स्पीच, इन्फ्लेटिंग सेल्फ एस्टीम, लेथार्जिकनेस, डीप सैडनेस, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, इंसोम्निया एंड पुअर एपेटाइट, ठीक है। सो मूड डिसऑर्डर में बेसिकली जो आपका इमोशनल स्टेट है वो एक तरह का ही रहता है और वो सैड रहता है, ठीक है। अब सैड में भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब बस आपको दुख हो रहा है, कि मतलब आपको दुख हो रहा है और आप आइसक्रीम खाए जा रहे हो और आप नाच रहे हो, ऐसा भी नहीं है, आपकी वाट लग जाती है, ऐसे वाला होता है, ठीक है। बायपोलर मूड डिसऑर्डर सेकंड टाइप का है, वो है स्ट्रॉन्ग एंजाइटी फीलिंग होती है, एक्सट्रीम लेजीनेस, स्लीप डिप्रिवेशन, होपलेसनेस, फिजिकल एग्जॉशन, सैडनेस, फ्रीक्वेंट एनर्जी लॉस, फ्रीक्वेंट वेट लॉस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, थॉट ऑफ सेल्फ हर्ट, इरिटेबल मूड एंड फ्रीक्वेंट थॉट्स, ठीक है। उसके बाद है इसके जो टाइप्स हैं। सो बायपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, बायपोलर 2 डिसऑर्डर। सो बायपोलर 1 डिसऑर्डर इज मिक्स्ड एपिसोड दैट लास्ट फॉर अराउंड 7 days और लॉन्ग एंड दैट एंड्स ऑन हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द पेशेंट फॉर फर्दर केयर एंड ट्रीटमेंट इन अ गुड वे, ठीक है। सो जो बायपोलर 1 डिसऑर्डर है ये लगभग 7 दिन या उससे ज़्यादा तक चलता है और मोस्टली इसमें पेशेंट को काफ़ी केयर की ज़रूरत पड़ती है। जो बायपोलर 2 डिसऑर्डर है, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड्स शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ विद हाइपोमैनिक एपिसोड्स, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स और ओकेजनली एपिसोड्स ऑफ हाइपोमानिया, ठीक है। सो ये जो हाइपोमानिया क्या होता है? आप एक्स्ट्रा ही खुश होते हो, ठीक है। डिप्रेशन वाला होगा एक्स्ट्रा सैड, और हाइपोमानिया या फिर मानिया होगा आपका एक्स्ट्रा ही अच्छा मूड होता है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा ही खुश होते हो हर किसी चीज़ में, ठीक है। सो जो बायपोलर 2 डिसऑर्डर है इसमें आपको डिप्रेसिव एपिसोड आएंगे, बट बीच बीच में आपको ये हाइपोमानिया होता रहेगा, ठीक है। जबकि इसमें आपका मिक्स्ड चलते हैं एपिसोड्स, ठीक है।
मतलब 7 दिन के इन बिटवीन ही आपके चलते हैं, बट वो फिर ख़त्म हो जाता है। फिर इसके अलावा इन्होंने 3 और बता रखे हैं जो डिसऑर्डर्स हैं। इट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, इसका नाम ही ये है BPNOS। इसमें जो दोनों के ही सिम्टम्स नहीं है, अगर बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 में ही अगले के सिम्टम्स मैच नहीं करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है। सो इसमें B1D और B2D दोनों के सिम्टम्स नहीं होते, तीसरे तरह का ही होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका साइक्लोथायमियाक्स डिसऑर्डर और स्लाइकोथामियाज। इट इज़ हाइपोमानिया के सिम्टम्स लेस सीवियर देन अदर फॉर्म्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। हाइपोमानिया में आपका मूड बहुत अच्छा होता है, बट आप इरिटेबल होते हो, आप जंपी होते हो, वियर्ड होते हो, वेरी इंपल्सिव बिहेवियर होता है और रेस्टलेस रहते हो, ठीक है। देन वी हैव थर्ड टाइप विच इज़ रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें आपके मल्टीपल फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें चांस ऑफ मानिया, हाइपोमानिया और मिक्स्ड सिम्टम्स विद इन अ ईयर, रिपीटेशन ऑफ एपिसोड्स विद इन अ वीक, ठीक है। सो बेसिकली आपको मानिया भी होता है, हाइपोमानिया भी होता है, और बाकी आपके जो सिम्टम्स हैं डिसऑर्डर्स के वो सब भी चलते हैं, और ये आपको लगभग साल तक चलता रहता है, जिसमें रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं। एपिसोड मतलब किस तरह से आपको झटके लगते रहते हैं, अलग अलग सडन चेंज ऑफ मूड, ठीक है। सो देखो जैसे ये अगर हमारा नॉर्मल मूड है तो इस तरह डिप्रेशन है जो एकदम ही आप सैड, लोनली, स्लोड डाउन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। और ये है मानिया या हाइपोमानिया, जिसमें आपका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा, इरिटेबल, जंपी, वियर्ड, वेरी इंपल्सिव बिहेवियर और बीइंग रेस्टलेस, ऐसा मूड रहता है, ठीक है। नाउ वी हैव कॉज ऑफ मूड डिसऑर्डर। सो अगर आपका जो सोशल लाइफ है उसमें डिमाइज ऑफ लव, या आपका फाइनेंशियल डिफरेंस है, डिफ़िकल्टी या डाइवोर्स हो गया। फिजियोलॉजिकल में आप हेल्पलेस हो या डिप्रेस हो। बायोलॉजिकल में अगर आपका जीन से, हार्मोन से ऐसे डिप्रेसिंग से, जेनेटिक इन्फ्लुएंस, आपका फैमिली इन्फ्लुएंस, जो ट्रेड्स आते हैं वो, प्रीवियस एपिसोड्स अगर आपके रहते हैं, आपको स्ट्रेस है या फिर आपको फिजिकल इलनेस है, ठीक है। सो ये सारे कॉज होते हैं मूड डिसऑर्डर के, इसकी वजह से आपका दिमाग सटक सकता है। यूनिट ओवर, बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इट इज़ एन एंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर दैट डेविएट्स मार्कली फ्रॉम, मुझे नहीं पढ़नी डेफिनेशन। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बेसिकली जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी है वो एक अलग तरह के इंसान का रूप ले लेती है। एक पर्टिकुलर चीज़ से आपको डर लगता है, जैसे जो आपका जो स्किज़ोफ्रेनिया या स्कीज़ॉइड, पैरानॉइड वगैरह होते हैं, आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। सो हम इसके सिम्टम्स से इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अगर किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसके सिम्टम्स होंगे हॉस्टाइल, फियरफुल या मैनिपुलेटिव, इम्पल्स, नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, रिजिड बिहेवियर, अटेंशन सीकर या सिडक्शन इन अ नेगेटिव वे, लो डिग्री ऑफ एम्पैथी, मूड स्विंग्स, परसिस्टेंट रेंटलेसनेस, स्टबर्न, सुपीरियर, सेल्फ सेंटर्ड, एक्सप्लॉइट अदर्स अराउंड देम एट वर्क, OCD, मे और मे नॉट, ब्लेम अदर्स एंड लो डिज़ायर फॉर लव, ठीक है। सो जो ऐसा इंसान है वो एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर दिखाएगा सोसाइटी में, और अटेंशन सीख करना चाहेगा, सुपीरियरिटी दिखाना चाहेगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, और ये 3 तरह का होता है। 3 तरह में भी ये सारे इसके टाइप हैं। सो इट इज़ क्लस्टर A, क्लस्टर B, क्लस्टर C। सो जिसको क्लस्टर A है उसको हम ऑड या एसेंट्रिक कहते हैं, जिसको B है उसको इरेक्टिक या इम्पल्सिव बिहेवियर कहते हैं, जिसका C होता है उसका एंशियस या फियरफुल बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है। क्लस्टर A के 3 टाइप है, पैरानॉइड, स्कीज़ोइड एंड स्कीजियोटाइपल। इसकी है B की एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रॉनिक एंड नार्सिस्ट। इसकी है अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव, कंपल्सिव, ठीक है। सो पहले हम क्लस्टर A पढ़ते हैं। क्लस्टर A इज़, अगर किसी को पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, सो ही विल बी ऑफ अ सस्पिशियस नेचर, मिसट्रस्ट करेगा ऑफ अदर्स, बेरली हैव क्लोज फ्रेंड्स, डाउट इंटेंशंस या मोटिव्स ऑफ अदर्स, एनवी एंड जेलस फीलिंग, हाइपर सेंसिटिविटी एंड इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। सो अगर किसी को पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसके ये सिम्टम्स होंगे। अगर किसी को स्कीज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसके सिम्टम्स होंगे नो फीलिंग ऑफ सोशल बिलोंगिंगनेस, डजंट रिएक्ट, इंजॉयज लेस, सोशली सॉलिटरी एक्टिविटीज़, अकेले प्रेफर करेगा रहना, लीस्ट इंजॉयज क्लोज रिलेशनशिप्स, रिमेन स्टिल इवन इफ प्रेज्ड, बिजी इन सेल्फ, ठीक है। अगर किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसको होगा नो फीलिंग ऑफ सोशल बिलोंगिंगनेस, डजंट रिएक्ट, इंजॉयज लेस, सॉलिटरी एक्टिविटीज़ मतलब अकेले प्रेफर करेगा, लीस्ट इंजॉयज क्लोज रिलेशनशिप्स, रिमेन स्टिल, अगर उसकी तारीफ हो रही है तब भी उसको पता नहीं लगेगा, सीधा खड़ा रहेगा वो, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिजी इन सेल्फ, ठीक है। लास्ट है, अगर किसी को स्कीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो वो करेगा रिफ्लेक्ट सेम एज सेकंड बट नॉट सीवियरली, सेम स्कीज़ोइड वाले उसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो सिम्टम्स होंगे बट उतने सीवियर नहीं होंगे। उसके अलावा उसको होगा एक्सेसिव सोशल एंजाइटी, लुक्स आर एसेंट्रिक या पिक्यूलियर,
एब्स्ट्रैक्ट अनयूजुअल वे ऑफ टॉकिंग, रिफ्लेक्ट्स इमोशनल लैकिंग एंड बिजी विथ थॉट्स, सुपरस्टिशन, टेलीपैथी या सिक्स सेंस। जो हम जो स्कूल में ऐसे बच्चे मिलते हैं, उनको थोड़ी जो ऐसी बातें करते हैं फालतू की, मतलब उनको डिसऑर्डर नहीं होता, बट अगर वो एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो ये स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है। नेक्स्ट इज टाइप बी। सो टाइप बी में पहला है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स हैं इन्वॉल्वमेंट इन अनलॉफुल एक्टिविटीज, टेलिंग लाई, इम्पल्स, instinct aggressiveness, no safety concerns for oneself or others, no remorse feeling, irresponsibility for work, are at high risk of depression, bully like behavior। ठीक है, एंटी सोशल में ही उसके सिम्टम्स आ जाएंगे, एंटी सोशल पे ही आप लिख सकते हो। बी सेकंड इज बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। जो ये टाइप बी हैं सारे, टाइप बी का बेस ये है, इम्पल्सिव होगा और इरेटिक होगा। ठीक है, उसके अलावा है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो इट इज़ पुअर सेल्फ स्टीम, स्ट्रॉन्ग अनस्टेबल इमेज ऑफ सेल्फ, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, सडन फियर ऑफ एंगर, सेल्फ डैमेजिंग इम्पल्सिविटी। ठीक है, और थर्ड है इसमें हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो इसका है एम फॉर ड्राइंग अटेंशन, चेंजिंग शैलो इमोशनल एक्सप्रेशन, यूज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस टू सीक अटेंशन, ड्रामेटिक एंड एक्सैगरेटेड स्पीच, कैन बी इजिली ब्लोन अवे बाय सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सो ये एक्स्ट्रा ही निकल आता है बाहर। और फोर्थ है लास्ट, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इट इज़ एटीट्यूड दैट वर्ल्ड इज देयर टू मीट हिज हर नीड्स, सेल्फ इंपॉर्टेंस, सबसे पहले एग्जैगरेट करेंगे खुद को, एक्सेसिव एडमायरेशन, और जो हर चीज़ में अपनी तारीफ लेनी होती है, प्रीऑक्यूपाइड विद फैंटेसीज, फील्स दैट अदर्स आर एनवियस ऑफ हिम हर, नो फीलिंग ऑफ एम्पैथी, बिलीव्स ही और शी इज एक्स्ट्रा स्पेशल। नेक्स्ट इज लास्ट टाइप सी। जो टाइप सी होगा वो हमारा फियरफुल और एंशियस, इनसे रिलेटेड होगा। पहला है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो दे आर हाइपर सेंसिटिव टू नेगेटिव सिचुएशन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल, रिजेक्शन, अवॉइड ऑक्यूपेशनल या सोशल एक्टिविटीज, अनविलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल अनलेस दे आर सर्टेन ऑफ बीइंग लाइक्ड, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड या रिफ्लेक्ट रिस्ट्रेन विद इन इंटीमेट रिलेशनशिप, पर्सनली अनअपीलिंग, लीस्ट इंटरेस्टेड इन पब्लिक पर्सनल डिसीजंस। ठीक है, फिर है सेकंड, एक यही अवॉइडेंट, ये है डिपेंडेंट वाली। डिपेंडेंट में है फियर ऑफ सेपरेशन या केयर, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट विद अदर्स, व्हेन अलोन बिकम रेस्टलेस, सीक्स फॉर सपोर्ट, सीक्स अदर्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेजर डिसाइसिव एरियाज, विशेज फॉर अ फ्रेंड्स कंपनी सपोर्ट। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तब इंक्रीज कर सकता है अगर जो एरिक्सन की स्टेज है जिसमें वो बात करते हैं, जो उनकी थर्ड और फोर्थ स्टेज है कि उसमें बच्चे को अगर आप अलाउ करते हो उसके डिसीजंस लेने के लिए तो वो ठीक जाता है, बट अगर नहीं करते और उसको नाना करते रहते हो तो वो नीचे होता जाता है, फिर वो धीरे धीरे सपोर्ट की उसको आदत पड़ जाती है और फिर आगे जाके वो अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले पाता है। ठीक है, सो अगर ये एक्स्ट्रा ही नाना हो जाता है तो फिर उसका यहाँ पे जाके असर पड़ता है। ठीक है, फिर वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है अगर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो। थर्ड इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। वो परफेक्शनिज्म होता है, और अगर नहीं होता है तो उसका उनको फियर होता है, फियर ऑफ नॉट डूइंग समथिंग विद परफेक्शन, जैसे कि जो वो था साफ सफाई वाला, या फिर अगर किसी को फियर ऑफ हार्मिंग अदर्स और सेल्फ। फिर है डिटेल्स, रूल्स, लिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, स्केड्यूल वगैरह सब ये अपना एकदम प्लान करके रखते हैं। एक्सेसिव डिवोटेड टू वर्क, reluctant टू डेलीगेट टास्क, inflexible about morality, ethics, values, unable to discard worthless things, very organized, extra organized। ठीक है, लास्ट यूनिट 4 खत्म, यूनिट 5। सो ये साइको एनालिटिक थेरेपी है, ये फ्लूइड की है, ये मैंने वैसे डायरी में लिखी हुई है बट मैंने ऑलरेडी ये मेंशन करी हुई है, साइको एनालिटिकल थेरेपी फ्लूइड की, जिसमें वो ईगो, इड और सुपर ईगो की बात करता है और डिफेंस मैकेनिज्म की बात करता है, जिसमें मैंने 9 डिफेंस मैकेनिज्म बताया था आपको, रिप्रेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन वगैरह। ठीक है, सो बेसिकली साइको एनालिटिकल थेरेपी मैंने करा रखी है। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है बिहेवियर थेरेपी की, बिहेवियर थेरेपी बता रखी है। टेक्निक्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेरेपी, ये है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। सो CBT इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दो थेरेपी से बना है, कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। सो इसमें क्या हुआ था, एल्बर्ट एलिस ने दी थी ये और एरन बैक ने दी थी। एल्बर्ट एलिस ने आपकी रैशनल इमोटिव थेरेपी दे रखी है और एरन बैक ने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे रखी है, जिसमें वो फोकस करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिलेटेड टू द बिहेवियर। ठीक है, ये मास्टर्स का है, इतना डीप में आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो बेसिकली ABC मॉडल ऑफ CBT है, विच इज एक्टिवेटिंग इवेंट, B इज बिलीफ एंड C इज कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है,
सो इसका ये मतलब है कि जब आप अपने जो कोई इवेंट है वो आपको जब ट्रिगर करता है तो उसकी वजह से जो आपका थॉट्स हैं वो आपके दिमाग में आते हैं उस ट्रिगर की वजह से, और थॉट्स का आपके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस है वो सामने आता है, ठीक है। सो द एम ऑफ द टेक्निक इज टू फोकस ऑन कॉजेज दैट डेवलप द इरेशनल बिलीव्स, ठीक है। सो अगर आपका जो ट्रिगर है वो आप सही ट्रिगर जगह निशाने पे लगाओगे तो जो आपका थॉट है वो पर्टिकुलर थॉट आपका इवेक होगा और उसकी वजह से जो आपका पर्टिकुलर बिहेवियर है वो बाहर आएगा, ठीक है। CBT helps to focus on current problem. It helps the client to learn how to identify unhelpful thinking pattern, inaccurate beliefs and change them to positive ways, ठीक है। सो अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है, अगर थिंकिंग पैटर्न आपका अनहेल्पफुल है बट आपको नहीं पता और आप अनइंटेंशनली वही चीज़ सोचे जा रहे हो, तो एज अ काउंसलर वो आपकी हेल्प करेंगे कि आप अनहेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न से हेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न की तरफ जाओ, जिसकी वजह से जो आपका लास्ट में बिहेवियर है वो बदलेगा, ठीक है। फिर ये अप्रोचेज़ हैं जिसमें से हम एक बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। सो गोल ऑफ CBT क्या क्या होगा? चैलेंज थॉट्स बाय आइडेंटिफाइंग द कॉग्निटिव ट्रैप, जिस ट्रैप में जो इंसान है वो फंसा हुआ है, डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में फंसा हुआ है, उसको हेल्प करनी है। हेल्प पेशेंट फाइंड लेस थ्रेटनिंग ऑल्टरनेटिव्स, टेस्ट आउट दीज ऑल्टरनेटिव्स, एम टू लीव क्लाइंट विद फ्रीडम टू चूज देयर इमोशंस या बिहेवियर, लास्टिंग चेंज एंड नॉट जस्ट एलिमिनेशन ऑफ द सिम्टम, गिविंग क्लाइंट सेल्फ हेल्प टेक्निक्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ CBT क्या क्या है? इट शुड बी ब्रीफ, टाइम लिमिटेड होना चाहिए, सेशन में आपका 1 आवर तक का होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, डायरेक्टिव होना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए, बेस्ड ऑन कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल, क्लाइंट्स आर गाइडेड टू थिंक न्यू वेज, इट शुड बी बेस्ड ऑन एजुकेशनल मॉडल, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन CBT एंड क्लाइंट सीकिंग ट्रीटमेंट। बस ये सब, ये बाकी नहीं आएगा आपका पेपर में। इसके बाद टेक्निक से, टेक्निक क्या क्या यूज़ कर सकते हो? एक तो वही एवर्सिव टेक्निक जो बता रखी है मैंने, एक्सपोजिंग टू अनप्लीजेंट स्टिमुलाई टू हैव अ पर्टिकुलर बिहेवियर, जिसमें आप कोई नॉक्शियस सब्सटेंस डाल दो किसी अल्कोहल की उसकी बॉटल में तो वो पीना छोड़ देगा। या फिर आप उनको बोल सकते हो क्लाइंट को कि आप डायरी लिखो टू एनालाइज कि आप कहाँ सोच आपकी गलत डायरेक्शन में जा रही है और वहाँ से आप कैसे उसको सही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आप उनको सिस्टमैटिक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे सकते हो, स्मॉल रिवार्ड्स, जैसे हम बच्चों को देते हैं कि अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उनको चॉकलेट मिल जाती है, फिर वो उस चीज़ को आगे दोबारा चॉकलेट लेने के लिए वही चीज़ करते हैं। 4th इज़ गाइडेड डिस्कवरी टू मेक देम अवेयर कि क्या चल क्या रहा है। 5th इज़ कॉग्निटिव रिहर्सल, रिकॉलिंग ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम पास्ट एंड टू वर्क ऑन इट रैदर देन उसको सोच के दिमाग ख़राब करना। 6th इज़ वैलिडिटी टेस्टिंग, डिसऑर्डर या डिजीज़ अगर आपका कोई एविडेंस है, मतलब कि आप उनको पूछो कि आपके बिलीफ, फीलिंग और थॉट्स क्या हैं और उस पर आप वर्क करो। मोस्टली ऐसा होता है कि जब कोई काउंसलर क्लाइंट से पूछता है तो वो अपने थॉट्स डिफेंड करके उसको कुछ और बताता है, बट अगर आप उसको 2-3 बारी पूछोगे, इट इज़ वैलिडिटी टेस्टिंग, एक टाइम में ऐसा आएगा कि वो आपको सच बता देंगे, ठीक है। फिर लास्ट है मॉडलिंग, मतलब उनके किसी एक रोल मॉडल को रखो जिसका थॉट पैटर्न वो समझे और उसके बिहेवियर से वो अपने बिहेवियर पे वर्क करे। लास्ट इज होमवर्क, सेट ऑफ असाइनमेंट्स दे दो उनको। फिर है रैशनल इमोटिव थेरेपी जो एल्बर्ट एलिस ने दे रखी है, उसमें वो कह रहे हैं कि इट सेज दैट कॉग्निशन, इमोशन एंड बिहेवियर इंटरेक्ट एंड हैव अ रेसिप्रोकल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, मतलब कि जो बात CBT में आई वही इसमें कह रहे हैं कि जो आपका थॉट है वही आपका जो बिहेवियर है और एक्शन है उसको मॉडिफाई करता है। उन्होंने बोला कि हम रैशनल और इरेशनल सोचने के लिए ही बने होते हैं। ह्यूमंस आर सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ इवेल्युएटिंग, सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन बींग एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू इन्वेंट डिस्टर्बिंग बिलीव्स एंड कीप अवर सेल्फ डिस्टर्ब्ड थ्रू अवर सेल्फ टॉक, ठीक है। मतलब सो एज अ ह्यूमन हमारी ना वो होती है, फितरत होती है कि हमको एक्स्ट्रा भसड़ पालने में ना मज़ा आता है, और वही की भसड़ भी क्या नेगेटिव वैसे नहीं सोचता, बट अगर आप किसी के लिए केयर कर रहे हो, ऑफ कोर्स जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के लिए केयर करते हैं तो उनका ध्यान यही जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ये स्टेप्स लेंगे, ठीक है। सो इसने भी रैशनल इमोटिव थेरेपी पे यही फोकस करा था कि इंसान इसमें ऐसा सोचने में मजबूर हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाते हैं तो जिसमें इनका ये जो थिंकिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ठीक है। सो इसके लिए उन्होंने ये ABCDEF दिया था, गोल्स क्या होने चाहिए हमारे। तो A से मतलब आपका जो एटीट्यूड, बिहेवियर ऑफ पर्सन है वो सही करो। B इस पर्सन का बिलीफ ठीक रखना है। C इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमोशनल बिहेवियर देखना चाहिए, डिस्प्यूटिंग इंटरवेंशन, इफेक्टिव फिलॉसफी एंड न्यू सेट ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। सो लास्ट में हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो क्लाइंट है उसके पास में नई सेट ऑफ फीलिंग्स है। इसके अलावा जो हमारी टेक्निक्स है वो क्या क्या है हमारी? कॉग्निटिव टेक्निक्स है आपकी, रैशनल एनालिसिस रखो, डबल स्टैंडर्ड, डिस्प्यूट, कैस्ट्रोफी स्केल, डेविल्स एडवोकेट, रीफ्रेमिंग या फिर इमेजिनरी टेक्निक्स,
थर्ड है बिहेवियरल टेक्निक, जिसमें आप शेम अटैकिंग, रिस्क टेकिंग एंड पैराडॉक्सिकल बिहेवियर देखते हो, ठीक है। सो इन सारे टेक्निक्स का जो एनालिसिस है वो ये होता है कि इसमें आप क्या क्रिएट करते हो कि एक जो उसका बिहेवियर है वो पहले से चेंज करके आप ऐसा बिहेवियर लेके आओ जो उसको हेल्प करे, रादर देन नेगेटिव हो।